मेरा नाम दिनेश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी, काली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे एक बच्ची मिली। छोटी सी बच्ची वहाँ खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोजाना उस सड़क पर एक हफ्ते से उस लड़की को वहाँ उस सड़क पर खड़े हुए देखा था। आज भी मैं उसे लड़की को वहीं देख रहा था। वह एक छोटी सी लड़की थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम से उसका कोई ना कोई काम निकल ही जाता। इसीलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ रोज़ क्यों खड़ी होती हो। वह बच्ची कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ चुप ही खड़ी थी। शायद वह गूंगी थी, कुछ नहीं बोल सकती थी। मैंने उससे कहा कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, तो उसने हाँ का इशारा करते हुए अपना सर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसी बच्चों की तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर ले आया और उसे खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा, जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। जैसे देखा तो मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन सोच कुछ और रही है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाज़ा हुआ ताकि वह बोल नहीं सकती, मगर मुझे उससे पर कोई रहम नहीं आई। मैं भी तो उसको वहाँ उठाकर नहीं पाल सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए लाया हूँ, या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक़ है? मामूली सी बात है। अगर यहाँ खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना जिस तरह से मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चे उठो, काम पर लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था। उन बच्चों को भी खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहार पर घूमने भी ले जाता था। वैसे भी अनाथ बच्चे थे जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। यह बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज यह लड़की मिली है, जिसका नाम रानू था। कहते हैं कि इस धंधे में बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल की आवाम को इतनी गरीब है कि बच्चों को भी भीख नहीं देती। यह लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने लोगों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था और इतने सारे बच्चों का खाना बनवाना भी कोई आसान काम नहीं था। हालांकि वह अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उनको देता था उतना ही चुपचाप खा लेते थे, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो पड़ता था। मेरे खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी कम थी। मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा, किस तरह से होगा। ऐसा लगता था कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता? क्या मैं उनको बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन छोटे बच्चों को अपने बच्चे समझता था। अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यह मेरा कारोबार था और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतों को भी बहुत खर्चे हैं। मैं काफ़ी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डिब्बे में डाल देते थे।
मुझे बार बार सिक्के गिनने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचता था आजकल सिक्कों से क्या होता है, किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वह गौरी नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डिब्बे में लौटा तो सिक्कों की आवाज़ नहीं आई। मैं दूर से ही बैठा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया कि यह क्या हो गया है। यह लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आई है, यह तो मेरा नुकसान ही करवा देगी। मैं उनके पास गया और जाकर कहने लगा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए, लेकिन कैसी भोली सी मासूम सूरत बनाई हुई है। तूने एक भी रुपया नहीं लेकर आई, शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी बच्चों को देख, अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा, फिर पड़ी रहना एक तरफ को भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था ताकि वह मेरी धमकियों में आकर डर जाए। जब मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी आप इसे क्यों डांट रहे हैं, एक बार आप अपना डिब्बा तो देखिए, यह तो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई है। मैं उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया और फ़ौरन ही आगे बढ़कर उसके डिब्बे की तरफ देखा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे थे। मैंने जो गौरी के डिब्बे में लौटे गए थे, मैंने उसको हैरान होकर देखा और उससे कहा कि तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। यह सब देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। खुशी की वजह से मैंने उसके सर पर हाथ भी रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुरा तक नहीं रही थी। उसकी आंखों में अजीब तरह की उदासी थी। वह बिल्कुल भी बोलती नहीं थी, ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहती हैं। वैसे तो वह थोड़ी इशारों में बातें कर लिया करती थी और बस फटी फटी आंखों से सबको देखा करती थी। उसके गजपान की वजह से उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को तो हर कोई पैसे दे देगा और शायद मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी बच्चों को कहा कि यह भी तो वही गई थी जहां तुम लोग जाते हो, फिर यह इतने सारे पैसे कहां से लेकर आती हैं और कहां से कैसे लेकर आई। तुम लोग सिर्फ सिक्के उठाकर आ गए। सारे के सारे बच्चे सर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। रानू मेरे पास रोज़ ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी सब बच्चों को डराता था कि वह इतने सारे पैसे लेकर आती हैं और तुम लोगों को कोई पैसे नहीं देता। जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वह एक ही तो सड़क थी। वह सड़क थी जहाँ से ज़्यादा भीड़ भाड़ और गुजरती थी। उस रोड को मॉल रोड भी कहा जाता था। उस रोड पर ज़्यादातर अमीर लोग गुजरा करते थे, इसीलिए ज़्यादा पैसे दिया करते थे। तब मुझे एक बच्चे ने कहा कि यह तो कहीं पर भी भीख नहीं मांगती, यह तो हमारे साथ जाती हैं और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि यह कहाँ जाती हैं और जब हमारे पास आती हैं तो वापस आने के वक्त हो जाता है तो यह अचानक से ही वापस आ जाती हैं और उसके पास ढेरों सारे पैसे भी होते हैं। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वह भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती हैं? क्या अपने घर वालों के पास जाती हैं, उनसे लेकर आती हैं? लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर जिस हालात में मुझे वह बच्ची मिली थी उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि यह अनाथ है। और जब मैं उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने मुझे इशारे से मना करते हुए ही बताया था कि उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। मुझे उससे बच्चों की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है, शायद ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि वह रानू जितने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी, वह बाकी बच्चों से ज़्यादा पैसे लेकर आई थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम कहाँ जाती हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से कहा कि जहाँ पर बाकी सब बच्चे जाते हैं तुम भी वहीं पर जाती हो ना, या फिर कहीं और जाती हो जिस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। उसने बस इस बात के जवाब में नहीं में सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब था कि
वह भी वहीं जाती थी जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था यह बच्ची बोल ही नहीं पाती हैं, शायद इसीलिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उससे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वह सुन तो सकती थी और इशारों में बातें भी कर सकती थी। इसका मतलब कि वह गूंगी है, लेकिन दूसरों को इशारों से अपनी बातें समझा सकती हैं। उसको आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था और वह सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था। इसीलिए मैं बाकी ज़्यादा हैरान हो रहा था और सोचने लगा कि इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले कि आखिर यह करती क्या है। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें भी आ रही थी जो शायद मैं सोची नहीं थी और मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था, हमारी दुनिया तो ऐसी है और मैं इससे ज़्यादा बुरी कहानी नहीं सुनी और अच्छी भी थी। इसीलिए सोच रहा था और इस तरह से ही सोच रहा था। मैं अगले दिन उसके पीछे जाने की प्लानिंग बना रहा था और जब मैं उसके पीछे जाने की कोशिश की तो अचानक से सामने मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया और उसने कहा कि तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम इस तरह का काम करते हो, ऊपर से किराया भी नहीं देती, किराए में भी देर हो जाती है। अगर मैं पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर सोच लो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। यह बात सच है कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पीसते पीसते हो जाएंगे। और वैसे पुलिस तो तुम्हारे ऊपर बच्चे अगवा करने का केस भी डालेगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह पर शैतान बना हुआ है। अब मैं उस मकान मालिक से क्या क्या कह सकता था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने भी पैसे हैं मैंने उसको दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब उसके हाथ में पैसे पकड़ाए तो उसका तो अंदाज़ा ही बदल गया। उसने कहा कि दिनेश भैया फिक्र ही मत करो, ऐसी कौन सी बात है, घरवाली ही बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह कहते हुए वह वहाँ से चला गया। मैं रानू के पीछे जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया। जब उसने अपने डिब्बे को लौटाया तो उसके अंदर 500 के काफ़ी सारे नोट थे। मैं तो हैरान रह गया। हैरानी इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने रानू लेकर आई थी। यह बच्ची गूंगी भी थी। मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी बच्ची की तरह गूंगे बेरे होंगे। मुझे लगता था कि शायद मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, किसने दिए। वह चुपचाप खड़ी हुई मेरी बातें सुन रही थी। दोबारा उसने उससे पूछा कि तुम्हें इतने सारे पैसे तुमने किसने दिए, कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे। मैंने उसके हाथ में वह सारे पैसे रखे और कहा कि क्या तुम्हें पता है यह पैसे तुमने किसने दिए। उसने इशारे में गार्डन हिलाते हुए कहा नहीं, कि जैसे उसने कुछ पता नहीं किया। वह पैसे तो कैसे मिले। वह डरी सहमी वहीं खड़ी रही और उसने वह सारे पैसे वापस ही डिब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो, कहाँ जाती हो। अगर ऐसी कोई बात है तो उस जगह के बारे में जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी बच्चों को भी वहाँ ले जाओ। मैं अपनी तसल्ली के लिए फिर उसे दोबारा पूछा कि तुम कहाँ जाती हो, जहाँ पर बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना। उसने इशारे से सर हिलाते हुए कहा हाँ। इसका मतलब था कि वह उन बच्चों के साथ जाती है, लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी वह तो अभी भी ना में ही सिर हिला रहा था। मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा तो उसने बताया यह झूठ बोल रही है, यह कहीं नहीं जाती और कहीं और जाती हैं और वहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आती हैं और हमें नहीं पता कि वह कहाँ जाती है। मुझे भी यही लगता था कि रानू झूठ बोल रही है। अब इसका एक ही तरीका था कि इसका पीछा किया जाए और अभी तो मैं इस बात पर खुश था कि रानू ने 500 के नोट के अलावा आज टोटल 25,000 रुपये कमाए थे। जो पैसे मैंने
मकान मालिक को दिए थे। यूँ समझो कि वह भी मेरे पास आ गए थे। कुछ पैसे बच भी गए थे। समझो कि वह भी मेरे पास आ गए, कुछ पैसे बच भी गए। यह लड़की तो बड़े काम की चीज़ थी, जो भी कर सकता था। बहुत ज़्यादा पैसे कम लेकर आ रही थी, लेकिन मुझे उसके बारे में जानना भी ज़रूरी था ताकि मुझे पता हो ताकि यह कौन सा काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया था। वह सारे बच्चों के साथ ही निकली, लेकिन अचानक से गायब हो गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उससे पता नहीं लगने दिया। मैं भी उसके पीछे बस चलता ही जा रहा था, बस चलता ही जा रहा था, जल्दी ही जा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे सारे बच्चे याद हैं और वह इतनी छोटी सी उम्र में सारे रास्ते बिल्कुल सही से चल रही है। छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। वहाँ से वह एक खुले हुए इलाके में चली गई, जहाँ आसमान आसपास के 2-3 घर में कुछ घरों की बैक साइड थी और कुछ घरों के मेन दरवाजे थे। यह जगह पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि यह ही हालात बहुत ही ख़राब थी। वह जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू किए, जो थोड़ी देर बाद ही लोग उसको पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ, डर से ही सब कुछ देख रहा था। खुद ही उसकी तरफ जा आ रहे थे और उसको पैसे देते जा रहे थे। वह आखिर क्या क्या कर रही थी, उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी नाचती तो कोई करबत दिखाती और कभी क्या संपन्न करती, नहीं आ रहा था। कभी नाचती, यह सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे देते जा रहे थे। इतनी मासूमियत से वह यह सब कुछ कर रही थी कि लोग उसे पर फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद उसने कुछ ऐसा ही किया था, इसीलिए वह और बच्चों से ज़्यादा पैसे कमाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा नाच नाच रही है और कौन से करतब दिखा रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था और उसने ध्यान से देख रहा था, ताकि मैं उसे यह सारी चीज़ें सीख जाऊं। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस आँखों में बंद करके जो उसके दिल में आ रहा था किए जा रही थी। उसकी यह कारनामे देखकर तो मैं भी आ गया था, खुशी से खिलखिला उठा और सभी उसे पर मेहरबान होके तैयार हो जाती। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। लोग आते और उनके पीछे डिब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल यह लड़की जो कुछ भी कर रही थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि यही सब मैं भी करता हूँ और बाकी बच्चों को भी करवाता हूँ, ताकि यह भी इसी की तरह ढेर सारे पैसे लेकर आए। उसके बाद वह थक गई और थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में बैठ गई। बाकी सब चल ही रहा था। इसी तरह ढेर सारे पैसे लेकर आती गई। जाहिर है जब उसके सारे पैसे बन गए तो उसे ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है, जबकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम किया करते थे। लेकिन उसका काम तो पूरा हो गया, तो इसीलिए वह महारानी इस पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रही है। मैंने अपने दिमाग में सारी बात बिठा ली थी कि पुस्तक उसने क्या क्या किया, क्योंकि यह सब कुछ भी आजमाना था। जब मैं क्या क्या किया करते थे, क्योंकि जब तक मैं सब कुछ खुद करने जाऊं तो मुझे सारी बातें समझ आ जाए, ताकि उसने यहाँ इस पेड़ के नीचे क्या क्या किया था। इस चीज़ की वजह से भीड़ उसे इम्प्रेस हो गई थी। मैं जब से यह धंधा शुरू किया है, मैं वही काम करता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया कि मैं कहाँ मौजूद हूँ तो मुझे कोई ना कोई पुलिस के हवाले करवा देगा।
अभी भी इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा काम करते हो और छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवा कर उनकी कमाई खाते हो। तो ठीक है, करता था मैं बुरे काम, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग आ चुका था। का जरिया नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन बस न बन सका, क्योंकि जब मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मैंने अपने टीचर की गलती उसको बताई थी। कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप उसे बच्चों को मत मारिए, जानवरों की तरह मारना छोड़ दीजिए, यह गलत बात है। यह बच्चा बिल्कुल है और बच्चों को गालियाँ तो होती रहती हैं, गलतियाँ तो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह, लेकिन टीचर को तो मेरे पीछे ही पड़ गया, उसने मुझे फ़ेल कर दिया। लेकिन मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे फ़ेल कर दिया। मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उस टीचर की वजह से मुझे फिर से फ़ेल करवा दिया गया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरा अपना कोई नहीं था, मेरा और कोई रिश्तेदार भी नहीं था मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला हो गया था, किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। कभी मैं भी बच्चों को देखकर कहा करता था कि इतने हट्टे कट्टे बच्चे हैं, और आज भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी का बेटा पूछता है कि, लेकिन मुझे आप अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना था। मैं भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मैंने चाहता था कि अपना घर बना लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूं, क्योंकि वह बहुत पैसा कमाती हैं, क्योंकि वह, यह बात तो कोई भी जानता है कि औरतों को खुश रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, और आजकल की लड़कियों को तो पैसों की ही ज़रूरत होती है। वह कहती है कि हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, ज़रूरत की सारी चीज़ें वक्त पर मिल जाए, कपड़े जूते वगैरह। अगर आपको उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं देनी तो आपका घर जन्नत बन जाएगा, और औरत के साथ खुश हो तो तभी रहा जा सकता है जब हम भी औरत को खुश रखें। और फिर इन सब के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मैंने कुछ पैसे जमा किए रखे थे। मेरा एक छोटा भाई भी था जो भी वह आसपास में जुड़ा हुआ था। जब मैं डरा, मैं करता था अपने साथ ही, वह तुम्हें इन बच्चों को ज़रूरत है तो तुम और कोई काम करना चाहते हो, वह बच्चे मुझे दे देना। वह मेरे से भी ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन वह बड़ा ही जालिम था। उन बच्चों पर बहुत बहुत जुल्म करता था, उन पर हाथ भी उठाता था। उनको ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता था और घर में काफ़ी पाबंदियाँ थी। सोचा था कि मैं कोई और काम कर दूंगा और यह बच्चे उसको दूंगा। मुझे बच्चों से के बदले अच्छी खासी रकम मिल रही थी। यह सब मेरे फ्यूचर के प्लान थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में उस बच्चे के कारनामे ही घूम रहे थे। मैंने यह सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा रखा था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि यह कौन सी करतब कर रही है, लेकिन इंटरनेट ने भी उसके जवाब को नहीं पढ़ा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सारी रात बस यही सोच रहा था कि इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने से लोग उसको ढेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे खुद भी यह काम करना होगा। मैं अगले दिन फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने लोगों पर नज़र रखी हुई थी। जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे उनकी शक्ल ऐसी लग रही थी कि वह यह काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं। उनको पैसे देने में कोई देरी नहीं थी और ना ही दिक्कत थी। उसे हज़ारों रुपए दे दिए जा रहे थे।
वरना किसी फकीर को भी आजकल 150 से ज़्यादा रुपए नहीं दिया जाता। आजकल चलो कोई नहीं 200 देता है, 250 देता है, लेकिन यह तोबा 1000 तक पहुंच ही गई। इसीलिए सोने के बाद तो कि मैं 3-4 दिन रानू का पीछा किया और 3-4 दिन तक मैंने देखा कि यह सब कुछ क्या कर रही हैं। घर में इतनी सारी बातें नहीं करती, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि घर में इतनी बार नहीं निकला था। कभी मुझे रिस्क लेना ही पड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि आखिरकार चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम भीख मांगने नहीं जाओगी, अपने काम पर नहीं जाओगी। आखिर वह चली गई, तुम काम पर नहीं जाओगी। यह बात सुनकर वह थोड़ी देर परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बारी बारी बाकी बच्चे जाने लगे थे, परंतु लेकिन वह भी जाते हुए रोक दिया कि मैं तुम्हें मना किया है ना, आज अपना काम ख़त्म करके ही जाना। मैंने उससे कहा उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे चलने लगी। मैंने अपने जूते रूए रोक दिए। मैंने उसने मन बना लिया था, ना जाने आज तुम कब तक काम पर नहीं जाओगी, तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों आ रही हो। शायद वह जान गई थी, वह उन बच्चों के पीछे जाना चाहती भी थी। मैंने कहा आज तुम आराम करो और अपने घर जाना चाहती हो तो मैंने कल तुम्हारे आराम के करो, अपने घर में ही रहो, घर में ही उठो, खाओ पियो और यहीं बैठो। बाकी सारे बच्चे आ चुके थे। वह बड़ी बेचैनी से बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उसके मन पर बड़ा ही वह भी भाव विभोर मन कर रहा था कि वह भी उसके पीछे पीछे चली जाए। काफ़ी देर तक तो दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उनसे कहा अभी तक तुम अंदर नहीं गई हो तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। हो गई, बस तुम घर के काम करना, घर को साफ रखना। खाना तो वैसे भी नौकरानी बनाती है, तुम बस आराम करके खाना खा लेना। तो वैसे भी नौकरानी बनाती, तुम बस आराम करना और खाना खा लेना। नहीं बचता, मेरे पास ज़्यादातर उम्र के बच्चे ही थे। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होगा। वह मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। इसका मतलब था कि क्या वह चली जाए। मैं उससे गुस्से में देखा और खूब डांट लगाई तो वह समझ गई। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कितनी हुकूमत चलती हैं। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई कदम ना घर के अंदर रख सकता है और ना ही घर के बाहर। चाहे यहाँ वैसा है, लेकिन तुम्हें बात का अंदाज़ा नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझता हूँ, चुपचाप अंदर चली जाओ। मैं कह रहा हूँ, मैंने कह दिया ना कि तुम आज कम से कम नहीं जाओगी। वह मेरी बातें सुनकर काफ़ी डर गई थी। उसने मेरे हाथ में से अपना डिब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह अपना डिब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने उसे पर फिर डांट लगाई। वह अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब वह खाना खाने के लिए को भी कुछ नहीं मिलेगा। कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इसके बाद वह भी बस गार्डन से चली गई और उसने अपना डिब्बा बंद कर लिया और बंद कर कर घर की ओर चल दी और फिर घर में बाहर आ गई जहाँ पर वह जाया करती थी। वह जहाँ जाने लगी दोस्तों मैं सोता हुआ जा रहा था। फिर वह मुझे अपना डिब्बा नहीं देती थी और उसका मन ही बहुत ही वह आज काम पर जाए। देखने को तो वह बहुत मासूम थी, लेकिन वैसे भी
अक्काल नहीं था, डब्बा नहीं दे। उसका मन बेहद ही उदास था, आज भी काम पर नहीं जाने की वजह से, लेकिन उसके अंदर अकाल ज़रूरत से ज़्यादा है। वैसे भी वह जो काम करती थी उसके पीछे अक्ल का ही काम रहता था, बाकी जो काम करती थी। बाकी बच्चे तो इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर मैंने जो वह दिखा, मेरी तो उन सबको याद करने की कोशिश ही, ताकि मैं वहाँ जाकर भूल ना जाऊँ। मैं भी इसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर रानू जाकर बैठी थी और अमीर बन जाएगा। मैंने सोच रखा था कि आज मैं भी ढेर सारे पैसे कमा लूँगा और अमीर बन जाऊँगा। इन पैसों से मेरे सारे काम हो जाएंगे। मैं इस जगह पर जाकर बैठ गया, पर रानू बैठी थी पेड़ के अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने कहा, कल नहीं आ रही थी फिर के नीचे। फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वह काम करना शुरू कर दिया जो रानू किया करती थी। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ी मासूमियत भी लगानी थी, लेकिन रानू अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती थी। वह, अब मैं वहाँ अपना काम करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने इसी तरह अपने हाथ पैर हिलाते शुरू कर दिए थे जिस तरह रानू हिला रही थी, और अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं तो ऐसे ही नाच रहा था जैसे रानू नाच करती थी। मैंने अपना डिब्बा ज़मीन पर रख दिया था ताकि लोग आए और उसमें पैसे डालकर चले जाए, और मैं लगातार अपने काम में खो गया था। अचानक ही मुझे अपने आसपास कुछ हलचल नज़र आई। मैंने अपनी आँख नहीं खोली क्योंकि रानू भी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे डिब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। मैं मन ही मन बहुत खुश था और मैं समझ गया कि लोग कैसे डालते हैं। मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहाँ रोज़ ऐसे ही आया करूँगा और सारे पैसे लेकर जाया करूँगा, ताकि वह मेरे पास खूब सारे पैसे हो जाए और बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा कि वह ऐसे ही करे, करोड़पति न बन जाए। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और यह सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे घर के आसपास, यानी मेरे आसपास खड़े हो। मुझे देखा, महसूस किया कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास खड़े थे, लेकिन पैसे डालकर वो मुझसे, उनको वहाँ से चले जाना चाहिए था। वह यहाँ पर क्या कर रहे थे? फिर मैं रुक गया था। जैसे ही मैंने आँख खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वह और कोई नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है, आज तो तुम अपने बल से बाहर निकल गए, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। आज तुम हो भी अकेले, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी नहीं है। चलो अब हमारे साथ जीप में बैठ जाओ। मैं बुरी तरह घबरा गया था। वह मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर जाकर मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली कि मैं हैरान रह गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल वह रानू उन्हीं को छोड़कर मासूम थी। वह गूंगी बिल्कुल भी नहीं थी, यह सब कुछ बोल सकती थी। वह मुझे गूंगी बिल्कुल भी नहीं लगती थी, वह सब कुछ बोल सकती थी। तो मुझे पकड़वाने के लिए उसने अपने यहाँ से मेरी शिकायत लगा दी। उन्होंने मेरी शिकायत लगा दी। मैं बच्चों से यह सब काम करवा रहा हूँ और यह शिकायत किसी और ने नहीं, यह बच्ची मुझे गिरने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ अपने घर से बाहर कभी भी नहीं निकलता, तो अगर निकलता भी है तो घर से बाहर कभी नहीं निकलता भी है तो वह इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहचान नहीं पता था, लेकिन इन सब के लालच में आकर मैंने अपने घर से बाहर निकल आए। वह अकेला ही थोड़ी देर बाद, और मेरी बहन बिल्कुल अकेली यह थी कि मैं उसे जगह पर बैठा करती थी जहाँ पर वह लोग मुझे बैठना चाहते थे, क्योंकि यही वह करीबी सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और पुलिस स्टेशन वेबसाइट भी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। मेरी आंखों के आगे
लालच की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए मैं बुरी तरह से फंस गया था। वह लड़की गूंगी नहीं थी, वह सब कुछ बोल सकती थी और मुझे उसे टाइम समझकर आना चाहिए था। जब वह इतनी दूर यहाँ, उसकी मासूमियत की वजह से मैं कभी उसकी चालाक का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मैंने सोचा कि शायद वह यहाँ से रोज़ आती जाती होगी, इसीलिए मैंने उसका रास्ता होगा। पुलिस ने सारे बच्चों को हिरासत में ले लिया था और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की पूरी कोशिश करने लगे थे, क्योंकि मैं झूठ बोला था। फिर भी वह मुझे एक बच्चे को सड़कों पर मिले थे, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे एक दो ही बच्चे सड़क पर मिले थे, बाकी सारे बच्चे मैं अगवा किए थे और कुछ बच्चे तो मैं इधर उधर से खरीद कर लाया था। मैं बहुत बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही हुआ है। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। जब मेरे साथ क्या होने वाला था यह तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। मेरे साथ इन कर्मों में जितने भी लोग शामिल हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि दोस्तों, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास में बच्चे सब थे, सबको ले लिया गया। असल में तो यह नहीं है कि उस लड़की उल्टा सीधा डांस किया था, जिसकी वजह से मैं सोचता था कि लोग उससे इम्प्रेस होकर कैसे पैसे दे जाते हैं, लेकिन सत्य बात तो यह थी कि यह सब एक प्लान का हिस्सा था। सिर्फ मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए यह सब कुछ प्लान किया गया था। यह सब कुछ रिश्तेदार बेवकूफ़ और पागलों के लिए था, ताकि मैं उन लोगों को पकड़ ना सकूं। आज मैं लालच में आकर उसकी साल में फंस गया था। यह पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की बेटी है। मेरा तो दिमाग ही गुम है। इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया कि बचपन से ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया गया था। वह भी नहीं सोचा कि बेटी का जान का खतरा है। हो सकता है जब पुलिस वाला खुद ही इस बहादुर का इंसान का, लेकिन आज उसकी लड़की की वजह से तो उसने इतने सारे अच्छे माँ बाप से मिल गए थे। कुछ अगली गलती का एहसास हो गया था। मैंने जेल में काफ़ी वक्त गुजारा। मैं काफ़ी अपील भी की, कहा कि मैं दोबारा यह काम नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए थे, लेकिन अब मैं जेल से बाहर आ गया था। मैंने इस तरह के काम करने से तौबा कर ली थी। मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है और मेरी बीवी भी हो रही है। मैं ऐसा लगता है कि नहीं चाहता कभी हमारी यहाँ औलाद होगी। वह तो नहीं चाहता, लेकिन दिल कहता है कि शायद ईश्वर मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि सज़ा तो मिलती है ही रात और दिन। मेरे यहाँ कभी कभी अपनी औलाद पैदा नहीं होगी। मैं दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना किया करता था। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपनी औलाद का सुख जीते जी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम समझने के लिए हम चुपचाप गुनगुना रहे थे। लेकिन हमें सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यही जाकर देख आएगा, लेकिन यह नहीं समझने की बात। पापों की सज़ा हमें इसी दुनिया में मिलती और बहुत ही बुरी मिलती है। मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था। मैं अब एक बहुत अच्छा और एक नेक ईमानदार इंसान बन गया हूँ और नफ़रत करने वाले लोगों से दूर ही रहता हूँ, जो बेचारे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों से भीख मंगवाते हैं। कभी रास्ते में मिलते हैं तो कभी कहीं और मिलते हैं। मुझे कोई बच्चा दिख जाए तो मैं सीधा उसे मंगवा लेता हूँ और उन बच्चों को बहुत तरस खाता हूँ। मैंने इतना अमीर तो नहीं हूँ कि उनको अपने घर रख सकूँ, लेकिन मैं उनको अपने बड़े प्यार से एक अनाथालय में छोड़ जाता हूँ और वहाँ पर उनके लिए कभी कबार खाना या फिर छोटे मोटे तोहफे की तो पूछो ही मत, छोटे मोटे फिर ले जाता हूँ। मैं अपना गुनाह दिल से माफ़ी कर ली। बच्चे तो ईश्वर के दिल हैं।
बच्चों की असल ज़िंदगी में उनका क्या मतलब है कि यह जी भर के लिए खेलते रहे, कुत्ते हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो याद रखिएगा। वही बच्चे जिम्मेदारी संभालने लगते हैं, फिर वहाँ वह बच्चे रहते हैं, फिर तो वह बड़े हो जाते हैं और हम वहाँ से जैसे बन जाते हैं। बच्चे फूल की तरह नाजुक होते हैं। आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बच्चों को कभी मर जाने मत देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जब भी अपनी नई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।